Hello everyone, I am CA Khushbu, your mentor for paper number 3 Advanced Auditing and Professional Ethics. Guys, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये पूछ करके रखा था कि when are the fast track batches launching for May 22. So here is a big announcement guys that yes, we have launched our fast track as well as comprehensive batches for November 22 will be live on the platform. Fast track is already launched. ये जो batch है it has started from 16th of February एंड गाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले रहे हैं. एफआर और ऑडिट ये कॉम्बो हम लोगों ने निकाला है फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट. एफआर इज स्टार्टेड बाय कपिलेश्वर सर एंड दिस वीकेंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड विद द बैच ऑफ ऑडिटिंग. गाइज मेरा जो बैच है ऑफ ऑडिटिंग इज अ वीकेंड्स बैच जहाँ पे सैटरडे एंड संडे वी विल बी टेकिंग अप द क्लासेस. Saturday and Sunday we will be taking up the classes. And also guys do evaluate our iconic options जहाँ पे iconic options जहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए एक सब्सक्रिप्शन के अंदर सारे के सारे बेनिफिट्स ऐड करके रखे हैं. एंड फॉर यूजिंग द कोड यू कैन यूज के संघवी लाइव और ऑडिट सार विच विल गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. चलिए स्टूडेंट्स, अब आप स्टार्ट कीजिए आपका ये वाला पार्ट पढ़ाई करने का. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट फोर्थकमिंग सेशन. पार्ट थ्री में हम लोगों को ये पढ़ना है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट. दिस इज अ वेरी इजीएस्ट थिंग एवर. सो मेजर जो था वो था पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा. पार्ट 2 में वी अंडरस्टूड लायबिलिटीज कहाँ आती है. देन वी टॉक अबाउट कि देखो रिपोर्ट गलत दे दिया, सर्टिफिकेट गलत दे दिया, तो ये रिपोर्ट और सर्टिफिकेशन में डिफरेंस क्या है. सो रिपोर्ट और सर्टिफिकेशन में डिफरेंस ये है, जब भी हम लोग बात करें रिपोर्ट की, रिपोर्ट इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ एश्योरेंस. जहाँ पे हम लोग बात करें ऑडिट एश्योरेंस, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. अगर हम लोग बात करें हैं सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट इज वेयर यू सर्टिफाई सम फैक्ट्स. ठीक है. रिपोर्ट में हम देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस. वहाँ पे हमारे हिसाब से हम चेक करने के बाद एक रीजनेबल लेवल का एश्योरेंस देते हैं. अगर वहाँ पे नेग्लिजेंस प्रूव्ड है, वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है कि आपने नेग्लिजेंस किया तो आपको लायबिलिटी आ जाएगी. बट सर्टिफिकेशन के लिए ऐसा नहीं है. सर्टिफिकेशन के लिए बिकॉज यू आर एक्चुअली स्पीकिंग गिविंग योर सर्टिफिकेट के जो भी फैक्ट दिया है वो ट्रू है, वहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस नहीं, वहाँ पे ट्रू फैक्ट दिया जाता है. इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ड्यू डिलिजेंस लायबिलिटी आएगी ही आएगी इफ द थिंग्स यू हैव स्टेटेड आर रॉन्ग. तो चलो डिवाइड क्या किया है, रिपोर्ट सर्टिफिकेट. रिपोर्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, सर्टिफिकेट इज सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट. यहाँ पे यू गिव रीजनेबल एश्योरेंस, यहाँ पे यू सर्टिफाई द ट्रू थिंग्स. यहाँ पे इफ नेग्लिजेंस इज प्रूव्ड तो लायबिलिटी आएगी, यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ नेग्लिजेंस लायबिलिटी आएगी. गॉट इट. चलो किताब में पढ़े. एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, confirmation of correctness. Audit has a wide scope. This has a narrow and the restricted scope. जिस चीज़ के बारे में सर्टिफिकेशन देना है उसी चीज़ के बारे में. It is issued annually. It is issued on a specific request of law. जैसे कि स्टॉक सर्टिफिकेट दे दिया, कोई ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हुआ तो. It is based on practitioner's judgment. इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग देंगे reasonable assurance. यहाँ पे it is based on actual facts and figures, so there is no reasonable assurance. यहाँ पे ऑडिटर विल बी हेल्ड लायबल इन केस ऑफ एनी मिसस्टेटमेंट रिमेन्स अनआइडेंटिफाइड इफ द नेग्लिजेंस इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी इज प्रूव्ड. मतलब क्या है, नेग्लिजेंस अगर प्रूव हो चुका है तो ही आप लायबल कहाँ गए, लायबल ठहराए जाओगे. बट सर्टिफिकेशन में ऐसा नहीं है. सर्टिफिकेशन में बिकॉज यू आर मार्किंग द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यू डिलिजेंस, अगर गलत सर्टिफिकेट दे दिया है, रॉन्ग सर्टिफिकेशन दे दिया है, लायबिलिटी आएगी ही आएगी. अंडरस्टूड, पक्का श्योर. चल अब आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने जनरल केसेस ऑलरेडी पढ़ लिए थे गाइज. नाउ देर इज अ पॉइंट वेर इन वी विल स्टडी सम इम्पॉर्टेंट सिविल केसेस एंड सम इम्पॉर्टेंट क्रिमिनल केसेस. ठीक है. सिविल केसेस का मतलब कुछ ऐसा है कि जहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ है, गलती से मिस्टेक है ना. सो सबसे पहला केस लंदन ऑयल्स. बेसिकली लंदन ऑयल्स ये वाले केस में हुआ क्या था, यहाँ पे नेग्लिजेंस पाई गई थी. एक बात बता दूं. सी फॉर एग्जांपल ये भाई साहब अगर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए, तो डोंट यू फील इन भाई साहब को ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे 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 कैश वाला एरिया है, दैट इज इम्प्लाइड यू हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक इन चेकिंग कैश, पेटी कैश. यस. बट ये भाई साहब गए ऑर्गेनाइजेशन में, चेकिंग वेकिंग किया, ऑडिट वॉडिट किया,
कैश को रखा साइड में। कैश तो इनबिल्ट एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको कॉशियसली काम करना चाहिए, क्योंकि वो लिक्विड है। आज 2,000 की नोट आप हाथ में उठा करके बोल दो क्या मैम ये तो मेरा पैसा है, हम कैसे प्रूव करेंगे, है ना। सो ये भाई साहब ठहरे नेग्लिजेंट, इन्होंने कैश वैश चेक नहीं किया। बट क्या इन लोगों ने चोरी की है क्या, जानबूझ करके पैसा उठा करके भाग गए हैं क्या, नहीं। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये भाई साहब ने कैश नहीं इवेल्युएट किया, यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो आप पे सिविल लाइबिलिटी लगती है। ऑन टॉप ऑफ दैट गाइज आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस, मैंने आपको क्लॉज नंबर 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल प्रोफेशनल एथिक्स, जिन्होंने अब तक प्रोफेशनल एथिक्स नहीं पढ़ा है इट्स ओके, हम लोग आगे जब भी रिवीजन करेंगे तब पढ़ लेंगे आप इसको, वहां पे भी ये सेम पॉइंट फिर से आने वाला है। क्योंकि अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं अप्लाई किया है या यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी आती है, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी कहलाया जाएगा और सिविल लाइबिलिटी भी आएगी। समझे केस को, चलो पढ़ते हैं। इन केस द ऑडिटर वर चार्ज विथ नेग्लिजेंस फॉर द फेलियर टू हाँ डिस्कवर मिस अप्रोप्रिएशन इन पेटी कैश। अरे पेटी कैश तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको अलर्ट रहना चाहिए था। बट अगर पेटी कैश में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है, 800 रुपये उन्होंने बताया है बट एक्चुअली में 30 रुपये ही थे, तो इन सब के केस में हम लोग बोलेंगे भाई साहब डायरेक्टर ने भी नेग्लिजेंस किया है क्योंकि कैश नहीं चेक हुआ, ठीक है। तो दिस विल बी अ सिविल लाइबिलिटी। नेक्स्ट, आर्थर ग्रीन, ये वाला केस क्या है समझिए जरा। द ऑडिटर्स इन दिस केस हैज एक्सेप्टेड द शेड्यूल्स ऑफ बैड डेट। समझो हुआ क्या है, भाई साहब ये दूसरे भाई साहब है नए ऑडिटर, ये नए ऑडिटर गए हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से इन्होंने पूछा कि सर आपने बैड डेट्स के प्रोविजन में 5% का बैड डेट्स चार्ज किया है। तो मैनेजमेंट ने कहा हाँ तो किया है। तो ऑडिटर ने कहा तो आप मुझे शेड्यूल दे दीजिए, ये जो 5% का बैड डेट्स आपने डिक्लेयर कर लिया है तो एक शेड्यूल दे दीजिए कि कौन से डेटा से आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे आने की संभावनाएं कम है। तो मैनेजमेंट ने एक एवी शेड्यूल बना दिया और ऑडिटर के हाथ में दे दिया। ऑडिटर ने कोई सेकंड वेरिफिकेशन नहीं किया। गाइस ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, ये भाई साहब को हम कहेंगे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं। अगर भाई साहब एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते, एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते, तो उनको शायद समझता कि बैड डेट्स का प्रोविजन सही किया है कि नहीं। बट इन्होंने क्या किया, ठीक है ना अभी शेड्यूल दे दिया है मैनेजमेंट ने तो वही सही। इन्होंने कोई आगे जांच पड़ताल ना करके मैनेजमेंट ने दिए हुए बैड डेट्स के शेड्यूल को एक्सेप्ट कर लिया। नेग्लिजेंट है ना। अगर ये ग्रॉसली नेग्लिजेंट है एंड ये प्रूव हो जाता है कि बैड डेट्स का अमाउंट गलत ये किया है, प्रोविजनिंग गलत है, जिसके वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, यहाँ पे सिविल लाइबिलिटी आएगी। चल, द ऑडिटर्स इन दिस केस हैज एक्सेप्टेड द शेड्यूल्स ऑफ बैड डेट्स supplied by the managing director although it was inaccurate, they were far away, मतलब बहुत दूर था रियलिटी से। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट दे फेल्ड टू क्वालिफाई द रिपोर्ट, मतलब ये जानते हुए भी उन्होंने रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं किया। यहाँ पे लिक्विडेटर ने केस किया था एंड लिक्विडेटर केस जीत गया अगेंस्ट द ऑडिटर क्योंकि ऑडिटर नेग्लिजेंट था। नेक्स्ट, पेडले बेरी लिमिटेड, ये वाला जो केस है यहाँ पे हुआ क्या था, अगेन दिस इज अ सिविल लाइबिलिटी। हमेशा ध्यान रखिए गाइस, इस सिविल लाइबिलिटी में जो भी केसेस आते हैं ये सारे केसेस नेग्लिजेंस के होते हैं, ये सारे केसेस नेग्लिजेंस के होते हैं। क्या है समझिए, द चार्ज इन दिस केस वाज दैट ड्यू टू द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर to verify the recorded and received cash sales, the fraud of the cashier was not been discovered। ये सेम कैश वाला केस, इसके लिए मैंने अभी तक आपको ज़्यादा समझाया नहीं। ऑल इन ऑल हुआ क्या है, ऑडिटर ने कैश को अच्छे से इवेल्युएट नहीं किया। बिकॉज इन्होंने कैश को अच्छे से इवेल्युएट नहीं किया है, कैशियर ने जो मिस अप्रोप्रिएशन किया था, कैश चोरी करके लेकर के गया था, थेफ्ट हुआ था, वो पकड़ में नहीं आया, ठीक है। बट द चार्ज डिड नॉट सक्सीड, मतलब केस तो आया उनके अगेंस्ट में, बट द चार्ज डिड नॉट सक्सीड सिंस द ऑडिटर हैव रिपीटेडली। अब ये था नया पॉइंट, इसको समझाती हूँ। समझो केस, ऑडिटर भाई साहब, ऑडिटर भाई साहब गए हैं एक कंपनी में, बड़ी सी कंपनी में ऑडिट करने के लिए। कंपनी में जब भी ऑडिट करने के लिए गए, उन्होंने सबसे पहला जा करके क्या चेक करना चाहिए, कंपनी का कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो उन्होंने जब भी कंपनी का कंट्रोल एनवायरनमेंट इवेल्युएट किया, उनको लिटरली ये चीज़ समझ गई थी कि कंपनी में जो कैशियर है ना, ये जो भाई साहब शक्ल से चोर,
ये कैशियर भाई साहब, इनको डेटॉल अवार्ड मिला है, कभी छुट्टी लेते नहीं है, कभी छुट्टी लेते नहीं है, अपना काम किसी को करने देते नहीं, खुद ऐसे चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। लोगों को तो लगता है कितने सीधे हैं, बट वो सीधे है नहीं। ऑडिटर भाई साहब को ये पता चल गया कि कैश सिस्टम में जो कैश सेल्स कलेक्ट करता है, कैश डिपॉजिट्स करता है, डेली रिकन्सिलिएशंस मेंटेन करते हैं, कैश अपने हाथ में, पेटी कैश अपने हाथ में स्टोर करके रखते हैं, ये सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ी है। ये भाई साहब, ये ऑडिटर भाई साहब चले गए मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए कि कैश में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। देखो मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने तो आया नहीं, मैं सिर्फ ऑडिट करने के लिए आया हूँ, तो मैं सिर्फ आपको इत्तला कर सकता हूँ। ये पूरा सीन ऑलरेडी हो चुका है एट टीओसी स्टेज। तो ऑडिटर भाई साहब मैनेजमेंट के पास गए, कैश सिस्टम्स के बारे में डेफिशिएंसीज वगैरह सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज डन। ये होने के बाद भी मैनेजमेंट ने कोई स्टेप्स लिया नहीं। अल्टीमेटली मैन ऑडिटर को भी, क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, ऑडिटर ने भी सादा सादा सिंपल सिंपल अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दिया। अब रिपोर्ट देने के बाद वो हिस्ट्री रिपीट हुई, बोला कि कैश में तो मिसस्टेटमेंट है, और तुरंत उंगली उठी ऑडिटर के अगेंस्ट में कि ऑडिटर यू आर नेग्लिजेंट, आपके नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पे इतनी गड़बड़ी हुई है। अब मुझे बताओ क्या ये केस सक्सीड होगा या नहीं? सक्सीड होगा, बट नॉट अगेंस्ट द ऑडिटर बट अगेंस्ट द मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि ऑडिटर ने अपना फर्ज निभाया था। ऑडिटर ने रिपीटेडली इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को बताई थी। मैनेजमेंट ने अगर यहाँ पे एक्शंस नहीं लिया तो दिस केस विल बी अगेंस्ट द मैनेजमेंट नेग्लिजेंस में, तो सिविल लायबिलिटी आएगी बट ऑडिटर की नहीं। यू अंडरस्टैंड दैट? पक्का? So, but the charge did not succeed since the auditor have repeatedly brought this lack of internal control, lack of internal checks on cash receipts to the attention of 3 directors. So जज ने कहा कि भाई साहब ऑडिटर इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑडिटर से? सो ऑडिटर इज नॉट लायबल। नेक्स्ट, लीड्स एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस स्टेपवर्थ। ये क्या केस है समझते हैं। अगेन दिस इज सिविल लायबिलिटी। यहाँ पे देखो लिक्विडेटर का ही केस है, समझो हुआ क्या है। इन दिस केस द एक्शन वाज बॉट बाय द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर ने ही ऑडिटर के खिलाफ में केस किया है, नॉट अंडर मिसफिनेंस प्रोसीडिंग्स बट रैदर अ सिविल एक्शन फॉर द रिकवरी फॉर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सो ऑडिटर भाई साहब जब भी कंपनी में गए तो कंपनी में ऑलरेडी डिविडेंड डिक्लेयर था। तो पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने आपको ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में ये रिवाइज करवा करके पढ़ा करके रखा है, डिविडेंड कोई सोर्सेज से हम लोग पे कर सकते हैं। कौन से सोर्सेज से कर सकते हैं? फ्री रिजर्व्स। कहाँ से कर सकते हैं? फ्री रिजर्व्स। अब ये फ्री रिजर्व्स में से आप आपका डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, कॉम्बिनेशन ऑफ करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ पैसा। क्या क्या चीज? करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, बोथ करंट एज वेल एज प्रीवियस ईयर, या गवर्नमेंट ने दिया हुआ पैसा, गवर्नमेंट फंड। ठीक है, ये चार चीजों के अलावा अगर कहीं कोई डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कैपिटल में से पैसा निकाल ले, बोलो चलेगा? नहीं चलेगा गाइस। दिस इज तो नॉर्मल डिलिजेंस, जहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो इट कैन नॉट बी अगेंस्ट या फिर इट कैन नॉट बी फ्रॉम कैपिटल ऑफ द कंपनी। इतना क्लियर? श्योर। बट यहाँ पे यही चीज हुआ कि ऑडिटर ने ना एओए पढ़ा ना एमओए पढ़ा, इसके अलावा ऑडिटर का खुद का जजमेंट भी नहीं लगा। तो लिक्विडेटर ने कहा कि ऑडिटर यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ऑडिटर यहाँ पे नेग्लिजेंट है। चलिए अब किताब में जाकर के पढ़ते हैं। In examining the balance sheet, the auditor had not considered the provision of articles AOA and the balance sheet was not properly drawn. In the course of the judgment, the learned judge observed that it was the duty of the auditor, while auditing the accounts of the company, not to confine himself just by verifying arithmetical accuracy. कैलकुलेटर पे प्लस माइनस कर दिया, इतना ही खाली आपका काम है क्या? नहीं, आपको प्रोविजंस का कंप्लायंसेस भी देखना है, बट टू इंक्वायर द सब्सटैंशियल एक्यूरेसी ऑफ द सेम। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस आप रीड कर लेते तो आपको पता चलता है कि कंपनी के पास क्या अधिकार है, कहाँ से डिविडेंड दिया जा सकता है और कहाँ से नहीं। So because the presentation of the company's affair was not true and correct, the auditor was found guilty of professional
नेग्लिजेंस। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग सिविल लायबिलिटी खत्म। चल अब आगे बढ़ते हैं विद फ्यू केसेस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। पहले क्रिमिनल लायबिलिटी समझ लीजिए। क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब होता है गाइस जहाँ पे ऑडिटर ने जानबूझ करके डिफ्रॉडिंग किया है। क्या किया है? लोगों को चीट करने के लिए डिफ्रॉडिंग किया है। अब इन दिस केस अगर कोई भी प्रकार का कोल्यूजन, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, इंटेंशनल एरर, इंटेंशनल एक्टिविटी टू गेन अनजस्ट या इलीगल एडवांटेज पाया जाता है तो क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी। सो सबसे पहला डम्बल बैंकिंग, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। डम्बल बैंकिंग कंपनी लिमिटेड, क्या है ये केस? बेसिकली ये ऑडिटर के साथ साथ डायरेक्टर्स को भी थोड़ा थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो घर का भेदी लंका ढाए, है ना। कोई आउटसाइडर पर्सन कंपनी में जाकर के खिलवाड़ तब तक नहीं कर सकता जब कंपनी का खुद का ऑफिसर या एम्प्लॉय वहां पे इन्वॉल्व ना हो। The directors and the auditors in this case were prosecuted under section 221, पुराना है, under section 221 of Criminal Code 1872, which is similar to Companies Act section number 143. Having having joined in the issue of false balance sheet, knowing them to be false in material particulars. So basically अगर जानबूझ करके आपको पता है मैनेजमेंट ने यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ऐड किए हैं, बट आपने खुद ने मैनेजमेंट के साथ मिल करके ये चीज़ करने दी है, मटीरियली मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू बता करके पब्लिकली दे दिया है, यहाँ पे जूरी क्या कहेंगे? जूरी कहेंगे कि ये गलत किया आपने, गलत किया देवसेना, ये गलत किया है आपने, एंड डायरेक्टर्स एज वेल एज ऑडिटर को मिलेगी पेनल्टी। ठीक है, और यहाँ पे देखो पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट, क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में बात करें। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों ही बैंक का ही केस है, फेरो बैंक और नीचे कराची बैंक। पहले पढ़ लेते फेरो बैंक। इन दिस केस देयर हैड बीन अ कंसिडरेबल राइटिंग अप ऑफ द असेट्स। अब ये देखो हुआ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी ऑडिटर जाता है, इट इज़ योर ड्यूटी टू वेरीफाई कि मैनेजमेंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट कर रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो इनके प्लांट्स है, मशीनरीज है, बिल्डिंग्स है, लैंड्स है, इन सब का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू ओवर वैल्यू करके बता रहा है, सो इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक दैट पॉइंट इन टू कंसिडरेशन और कारो रिपोर्ट इन सब में बताना कि यार यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हुआ, यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग हुआ। बट ऑडिटर ने क्या किया, ये भाई साहब हमारे ऑडिटर, रिस्पेक्टेड ऑडिटर, ये भाई साहब ने जो ओवर वैल्यू एसेट थी ना, मतलब हार्डली 2 कौड़ी के एसेट को हम लोगों ने करोड़ों को बता करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख दी। ये भंगार एसेट, इस भंगार एसेट का बड़ा बड़ा वैल्यू शो कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब ऑडिटर भाई साहब ने इसको नहीं चेक किया, या फिर चेक किया भी तो फिर भी बोल दिया नहीं नहीं सही लग रहा है। बोलो यहाँ पे इन्होंने, ऑडिटर भाई साहब ने जो गलत स्टेटमेंट दिए हैं इन ऑर्डर टू चीट पीपल, यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी आनी चाहिए। यस, सो इन दिस केस देयर हैड बीन कंसिडरेबल राइटिंग अप ऑफ द एसेट, ऑब्वियसली टू शो द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, क्योंकि वैल्यू बढ़ा है तो हम लोग ये शो करना चाह रहे थे कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांगली डिविडेंड पे करेगी। In one case, a piece of property that costed 5,500 pounds was written up to 7,80,000 pounds। मतलब देख रहे हो आप, भंगार वाले का करोड़ों रुपया बताया। The auditor was in the company's regular employment and as an accountant was convicted। Basically ये auditor जो थे वो already, हम लोगों को पता है 143 में, सॉरी 141(3) में डिसक्वालिफिकेशन नामक चीज़ें समझाई जाती हैं कि अगर आप कंपनी के अकाउंट्स भी लिख रहे हो, अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज दे रहे हो विच यू आर नॉट अलाउड टू राइट, बस यू आर बीइंग बायस्ड टू द कंपनी। ठीक है, सो आप ऑलरेडी यू आर इन कनेक्शन विद द प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हियर ही वाज सेंटेंस्ड टू 12 months imprisonment, criminal liability। नेक्स्ट, लास्ट केस, ऑफिशियल लिक्विडेटर कराची ब्रांच, कराची बैंक, द डायरेक्टर्स ऑफ कराची बैंक, मतलब लिक्विडेटर्स ने डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में केस किया है। क्या केस है समझो, बेसिकली यहाँ पे भी इनकम को थोड़ा सा ओवर इन्फ्लेट किया था। द डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक मेड अ स्टेटमेंट इन द बैलेंस शीट दैट द प्रॉफिट अर्नड इन द बैंक
in 1927 amounted to rupees 15,608. बट रियलिटी में जब भी हम लोग क्रेडिट वगैरह का सम लेते थे तो प्रॉफिट वॉज 45,214. तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने क्या किया, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने इनकम जो है उसको इन्फ्लेट डिफ्लेट किया है. तो इन दिस केस द डायरेक्टर्स, हाँ, जज क्या कहता है, मतलब जज ने थोड़ा सरकाजम शो कर दिया. जज कहता है कि अगर इतना भी आपने सही से नहीं किया और इतना भी आप ये शो करे, बोलते रहे नहीं नहीं सर वो बाय मिस्टेकली ऐसा हो गया, सर सर हमें तो पता ही नहीं था, सर गलती से मिस्टेक, सर सर गलती से मिस्टेक, आई एम सो सॉरी सर. बोलता है कि कोई मूर्ख ही होगा कि आपकी इतनी बड़ी लापरवाही को, जहाँ पे सामने सामने दिख रहा है आपने फ्रॉड करने के लिए चीज़ें की है, तो मैं उसको सिविल लाइबिलिटी कैसे मान लूँ. ये क्रिमिनल लाइबिलिटी, आपने जानबूझ करके इनकम को हाइड किया सो दैट यू कैन टेक इट होम. तो डायरेक्टर्स क्या कहते हैं, द बैलेंस शीट देयरफॉर कंटेन्स अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड अ वेरी मटेरियल वन. मतलब कहाँ 15,000, कहाँ 45,000 और 1927. बच्चों समझो तो सही, 30,000 का घपला उस टाइम पे बहुत बड़ा घपला माना जाता था. वेरी मटेरियल वन. आई एम अनेबल टू सी हाउ इट कैन बी आर्ग्यूड दैट इट इज नॉट इंटेंडेड टू मिसलीड. तुम आर्ग्यू भी कैसे कर सकते हो, दे दे सर सर जानबूझ के नहीं किया सर, कुछ भी दिखती सी बात है आपने फ्रॉड किया है. ठीक है, तो यहाँ पे जज ने फैसला लिया कि नहीं, इन दिस केस द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड लायबल एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी आएगी. जितने जितने जनों को अनलिमिटेड लायबिलिटी लॉस हुआ है वो डायरेक्टर्स भरेंगे. एंड दिस इज क्रिमिनल. क्रिमिनल डन. सो यहाँ पे गाइज आपका सारा का सारा पार्ट एंड द पोर्शन विथ रिगार्ड्स टू दिस लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर खत्म होता है. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ सॉल्विंग प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स. चल तो प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं ऑफ लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर. नाउ यहाँ पे अगेन जैसे जैसे पार्ट्स हम लोग ने 1 2 3 4 चैप्टर पढ़ने में पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने हैं. चल तो शुरू करते हैं. In the assessment procedures of Messrs. Cloud Limited, income tax officer observed some irregularities. Therefore, he started investigation of books of accounts audited and signed by Mr. Old. एक तो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ने कोई तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर देखा, तो उन्होंने मतलब इनकम टैक्स में कोई एरर देखा तो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया. ठीक है. नाउ मिस्टर ओल्ड अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. While going through the books, he found that Messrs. Cloud Limited used to maintain two sets of books of accounts. कोई केस याद आ रहा है, इनकम टैक्स वर्सेस GM धांधेकर वाला केस. Two sets of books of account, one is official set and another is covering all the transactions. Income tax department filed a complaint with the Institute of Chartered Accountancy of India saying that Mr. Old has negligently performed his duty. Comment. लायबिलिटी आएगी, नहीं आएगी. वेरी वेल सेड गाइज. यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वी बीइंग ऑडिटर्स वी जस्ट ऑडिट वॉट एवर इज गिवन टू अस बाय द मैनेजमेंट. मैंने सबसे पहला केस जो समझा करके रखा था वो यही वाला केस था. सो यहाँ पे डिपार्टमेंट भले ही बोले कि भाई साहब मिस्टर ओल्ड को आप गुनहगार घोषित कर दीजिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. मिस्टर ओल्ड परफॉर्म द ऑडिटिंग विथ ऑल द ड्यू डिलिजेंस and skill. Therefore, there is no question of negligence which is arising. It is a duty of the department to investigate कि कहाँ चीज़ें गलत गई है, कहाँ चीज़ें करेक्टनेस के हिसाब से आपको वेरीफाई करनी है. ठीक है. So this was the answer. Next question number 2. Indicate with the precise nature of auditor's liability in the following situation and support your view with the authority. अगर कहीं पे कोई केस वेस हुआ है तो support your view with that. क्या कहते हैं? Certain weaknesses in internal control procedures in the payment of wages in a large construction company were noticed by statutory auditor, who in turn brought the same to the knowledge of the managing director of the company. In the subsequent year, huge defalcation came to the notice of the management. The origin of the same was traced to the earlier years. The management want to sue
the auditors for negligence and also plan to file a complaint with the institute. बोलता है कि कुछ internal control में खामी दिख रही थी कि wages वगैरह में were in turn brought to the notice. ऑडिटर ने तो अपना काम किया था, मैनेजिंग डायरेक्टर को बताया था. इतनी बार इंटरनल कंट्रोल बताने के बाद भी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स ने कोई एक्शन नहीं लिए. तब बताओ क्या ऑडिटर की गलती है यहाँ पे? अगर रिपीटेडली आपने इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस के बारे में बताया है तो भाई आपकी काहे की गलती? तो केस नंबर 1 में हम लोग क्या कहेंगे? केस नंबर 1 में हम लोग कहेंगे कि देखो भाई, अगर 265 के हिसाब से आपने इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज मैनेजमेंट को बता दी गई है तो यहाँ पे आपकी गलती नहीं मानी जाएगी. यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल. अब यहाँ पे ना गाइज 2 केसेस है. किंगस्टन कॉटन मिल्स, वो लोग कहते हैं कि इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से सारी जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ है वो शायद समझ में ना आए, तो यहाँ पे ऑडिटर विल नॉट बी हेल्ड लायबल. गाइस ऑन द अदर हैंड देयर इज वन मोर केस, कैटरसन एंड सन्स लिमिटेड. यहाँ पे कुछ अलग ओपिनियन दिया था. व्हाट इज माय सजेशन टू यू इज स्टिक टू वन ओपिनियन. आंसर जब भी लिख करके आओ ना, दो व्यू मत दे करके आओ. स्टिक टू वन ओपिनियन. किंगस्टन कॉटन मिल्स दे रहे हो तो वही दे करके आओ कि हमने इंटरनल कंट्रोल के बारे में डेफिशिएंसीज मैनेजमेंट को बता दी थी, अगर फिर भी मैनेजमेंट ने नहीं सुधारी एंड चीज़ें गलत मिसस्टेटमेंट हो चुका है तो वहाँ पे हमारी गलती नहीं है. ठीक है, सो दैट वाज द आंसर. नेक्स्ट, बेस्ड अपॉन द लीगल ओपिनियन ऑफ लीडिंग एडवोकेट, X Limited made a provision of rupees 3.5 crores towards the income tax liability. The assessing authority has worked out the liability at 5 crores. मतलब एडवोकेट कह रहा है 3.5 करोड़ की लाइबिलिटी आएगी, बट अथॉरिटी कह रहा है 5 करोड़ की लाइबिलिटी है. इट वॉज ऑब्जर्व दैट द ओपिनियन ऑफ एडवोकेट वॉज इनकन्सिस्टेंट विद द लीगल पोजिशन विद सर्टन रेवेन्यू आइटम्स. अब यहाँ पे बोलो आपको क्या करना है, किसकी लाइबिलिटी आएगी, किसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी, या फिर इन दिस पर्टिकुलर केस आपको क्या करना चाहिए. वेरी गुड, दिस इज अ बेस्ड ऑन लीगल ओपिनियन. आपने क्या किया, लीगल ओपिनियन जो एडवोकेट कंपनी का था. सो हियर यू आर यूजिंग, वेरी गुड, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम. अगर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे आंख बंद करके भरोसा करके बैठ जाओगे तो ये शायद नेग्लिजेंस कहा जा सकता है. आपको फुल प्रूफ प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, एक्सटर्नल लीगल एडवाइजेस लेनी है, देन कंक्लूड करना है कि कितनी लायबिलिटी आनी चाहिए. देखो ऐसे 500 जो कि बात करता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में. मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे जब भी आप रिलाई करो, मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग योर स्किल, केयर, कॉशन. जो सामने वाला बंदा है ही शुड बी विद कॉम्पिटेंस. अगर आप बिना उसकी कॉम्पिटेंस चेक किए उसकी कही हुई बातों पे भरोसा कर लोगे तो ये नहीं चलेगा. यू मस्ट हैव इग्नोर्ड हिज प्रोविजन एंड आस्क द मैनेजमेंट टू मेक न्यू प्रोविजन. अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑडिटर should have rejected his opinion and insisted upon making a proper provision. क्योंकि असेसिंग ऑफिसर क्या कह रहा है, 5 करोड़ की लायबिलिटी लगनी चाहिए. नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटर्स लायबिलिटी इन केस ऑफ अनलॉफुल एक्ट एंड डिफॉल्ट बाय द क्लाइंट्स. अब यहाँ पे अनलॉफुल एक्ट के बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है कि टैक्सेशन के प्रोविजन का उल्लंघन किया है तो क्या लायबिलिटी आएगा, एंड कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है तो क्या लायबिलिटी आएगी, सिविल, क्रिमिनल. ये शॉर्ट नोट लिखना है यहाँ पे अकाउंट इनकम टैक्स के हिसाब से. ये है वो रिप्रेजेंटेशन, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वाला. फ्रॉड रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर करंट टैक्स, तो फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है ये उसके सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. मेसर्स क्विक लिमिटेड succumb the pressure of the management in certifying the financial statements with overstated figures of the turnover by not adhering the cut off principle. ऑडिटर ने क्या कहा, मैनेजमेंट का प्रेशर बहुत था तो मैनेजमेंट ने जैसा कहा कि ठीक है इन्फ्लेटेड नंबर को साइन करके दे दिया. ऑन टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ दिस एक्ट ऑफ द ऑडिटर, द ट्राइब्यूनल ऑफ द कंपनी इनिशिएटेड द प्रोसीडिंग्स अंडर अगेंस्ट हिम. तो ये पता है जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा है. ट्राइब्यूनल पिक्चर में आया है, ऑडिटर ने फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया है, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है. तो गाइज विच सेक्शन डू यू फील विल कम इनटू पिक्चर? वेरी गुड, एनसीएलटी वाला प्रोविजन, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 5, सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5, 140 सबसेक्शन 5. ब्रीफली एनालाइज द पावर्स. ओके, वेरी वेल सेड.
तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि NCLT कैन टेक एक्शंस। अगर ट्राइब्यूनल को कहा गया है कि कोई कोई ऑडिटर ने मिसकंडक्ट किया है या फिर फ्रॉड किया है तो उनके अगेंस्ट में वेरी गुड एक्शन लिया जाए, तो ये वही है 140 सबसेक्शन 5, 140 सबसेक्शन 5, ये भी 140 सबसेक्शन 5। ओहो, इतनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, एक बार शायद आ भी जा सकता है, इसको मार्क कर लीजिएगा इस एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। सो एज पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, ट्राइब्यूनल ईदर ऑन सुओ मोटो या फिर ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सोनल, वो अपनी कार्यवाही शुरू कर देता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया है तो 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर आ जाना चाहिए। व्हेन अदर्स हैज गिवन द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। पेनल्टी फॉर फ्रॉड इज रुपीज डिपेंडिंग अपॉन कितना फ्रॉड किया है, एंड 447 की पेनल्टी लायबल होगी। एंड हाँ, जो ऑडिटर को फ्रॉडुलेंट घोषित कर दिया है उसको मैक्सिमम कितने साल तक कोई भी ऑडिटरशिप नहीं एक्सेप्ट करनी है? 5 साल तक, इन द कंपनी एज वेल एज इन एनी अदर कंपनी। नेक्स्ट, Mr. Fresh, a newly qualified chartered accountant, wants to start the practice and he requires your advice amongst other things on criminal liability of the auditor against the Companies Act 2013. You are required to briefly explain the same to the auditor. Criminal liability कौन सी केसेस में आती है बताओ? वेरी गुड। वहाँ पे अगर वो लोग कहते हैं कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट्स, कोई पर्टिकुलर्स, कहीं पे कोई ना कोई प्रोस्पेक्टस में चीज़ें गलत ऐड कर दी है या फिर गलत स्टेटमेंट किया है, तो यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी। दो ही सर्कमस्टांस थे गाइस, या सेक्शन 34 एंड 448, ठीक है। तो जहाँ पे आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, सर्कुलेट किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड, इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट विच इज अनट्रू और मिसलीडिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज इंक्लूडेड और वेयर एनी इंक्लूजन और ओमिशन of the matter is likely to mislead every person who authorizes such issue of prospectus shall be liable under 447. On the other hand, जहाँ पे any वाला चीज़, any return, any report, any certificate, any financial statements, any prospectus, कुछ भी अगर आपने दिया है contains false material particulars और omits any material facts, जानबूझ करके चीज़ों को नहीं लिखा है, then penalty under 447 लगेगा। एंड 447 की पेनल्टी अगर आपको क्लास में याद है, मैंने आपको बताया था माइनर फ्रॉड, मेजर फ्रॉड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इंडिकेट द प्रिसाइज नेचर ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द लायबिलिटी इफ मिसस्टेटमेंट हैड अकर्ड इन द प्रोस्पेक्टस इशूड बाय हिम। अगर मिसस्टेटमेंट है तो हम लोग दो चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगर प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट है, 35 से स्टार्ट करेंगे, गलती से मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे लायबिलिटी आएगी। And अगर it is proved that this statements were in order to defraud public, तो 448 अनलिमिटेड लायबिलिटी भी चली जाएगी। तो क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाएगी 34, ठीक है। ओके, दोनों ही लिख करके आना है हम लोगों को। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द नेचर ऑफ लायबिलिटी एज प्रोवाइडेड इन कंपनीज एक्ट फॉर एन ऑडिटर for not appropriately dealing with a misstatement appearing in audited financial statements or false statements in the auditor's report। जहाँ पे कोई false statement है in any report, हम लोगों ने बोला था 448, अभी वो any वाला आंसर पड़ा, any report, any certificate, any statement, any certificate, कोई भी प्रकार का misstatement पाया गया हो, financial statement, prospectus, any document, कहीं पे भी कुछ भी हो which is false or you are omitting any material fact, तो फिर 447 की पेनल्टी आएगी। 448 में गलतियां, 447 की पेनल्टियां, ठीक है। खत्म हो गया कंपनीज एक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इनकम टैक्स। मिस्टर राम, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैड अपीयर्ड बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी as authorized representative of the clients and delivers the income tax authority a false declaration। किसको दिया है गलत? आइटा को। आइटा को अगर गलत डिक्लेरेशन दिया है तो कौन से सेक्शन के तहत पेनल्टी आएगी? वेरी नाइसली से, it is 278। आइटा याद आ रहा है? आइटा 278। चलिए, so in connection with the proceedings under Income Tax Act, a chartered accountant often act as authorized representative to his client, attends income tax authority's office. Any person who acts or induces in any matter any another person and delivers the false particulars
statement, declaration relating to any income chargeable to income tax which he knows to be false or does not believe to be true will be liable under section 278. ठीक है, एंड 278 की पेनल्टी कितनी लगती है? एंड और वाला सिचुएशन बताया था मैंने आपको, विच कैन एक्सटेंड टू 7 years एंड और फाइन। 6 महीने से 7 साल तक और 3 महीने से 2 साल तक। यहाँ पे ये बाइफर्केशन लिख करके आना गाइज, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मनी इवेडेड एंड इफ इट ऑल दैट इज मोर देन और लेस देन 2500,000 मतलब 25 लाख रुपए। मॉड्यूल में क्या शब्द दिया? 2500,000। 2500,000 का मतलब क्या होता है? 25 लाख रुपीज। would be liable under 278. Question number 9. What are the liabilities of chartered accountants under Income Tax Act 1961 for furnishing an incorrect statement in any report or certificate required to be submitted by him under this act? अगर आपने जानबूझ करके कोई गलत रिपोर्ट या फर्निश किया है तो किसको दिया है? पहले तो ये समझो। अंडर दिस एक्ट अगर कोई भी फॉल्स पर्टिकुलर दिया तो सब कुछ आ जाएगा बच्चों। 278 भी आएगा, दूसरा वाला पॉइंट भी आ जाएगा, 12A भी आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किसको दिया है आपने फॉल्स पर्टिकुलर्स। हम लोग सब कुछ लिख करके आ जाएंगे। एज वेल एज 271 जेके रॉन्ग सर्टिफिकेशन कर दिया। मैम वो अथॉरिटी एक्ट करना, वहाँ पे आपने रॉन्ग सर्टिफिकेशन नहीं दिया ना, यू कैन नॉट एक्ट एज एन अथॉरिटी। वो था सबसे पहला वाला पॉइंट 288। गॉट इट एवरीवन? इजी, सब कुछ लिख करके आना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. CA Prince, a chartered accountant, has appeared before income tax authority as authorized representative of the clients and delivers the income tax authority a false declaration. What are the liabilities of CA Prince under Income Tax Act 1961? क्या liability है of CA Prince? एक मिनट पहले तो ये समझो। Appeared before income tax authorities as authorized representative, false declaration, same. आईटा को गलत इंफॉर्मेशन दिया, गलत स्टेटमेंट दिया, 278 चलो मान ली। 7 years अंडर और फाइन, 25 लाख रुपए वाला चीज, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड याद रखिएगा गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। बेसिकली यहाँ पे ना फ्रॉड के रिगार्ड्स में लाइबिलिटीज है तो फ्रॉड आना बनता है, तो फ्रॉड के रिगार्ड्स में 240 से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट फ्रॉड। अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है तो आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? 240 के हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी गाइस। You need to inquire with the management. You need to speak to TCWG. Evaluate presumed risk. 315 के हिसाब से हम लोग assess करेंगे specific significant risk. Yeah. The management fraud and management fraud in itself is a major fraud जहाँ पे हम employee level fraud से management level fraud को ज़्यादा difficult मानते हैं. The primary responsibility for the prevention and the detection of the fraud rests with TCWG and the management of the authority. बट फर्दर ये स्टैंडर्ड कहता है कि यू ऑल्सो नीड टू मेक रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाँ, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है, कुछ अनअवॉइडेबल रिस्क है जिसकी वजह से ऑडिट अगर प्रॉपरली प्लान नहीं किया तो हम लोग फ्रॉड को जज नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड हाँ, अगर फ्रॉड मिल जाता है तो रिपोर्टिंग करना है अंडर सेक्शन 143(12) एंड कारो क्लॉज नंबर 11। यहाँ पे अपडेट करो गाइस, कौन सा आएगा? कारो क्लॉज नंबर, वेरी गुड, 11 एंड 20, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे भी एक लास्ट पॉइंट 240 के हिसाब से, इन द केस वेर इन द ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू, तो दो चीजें आपको करनी है। डिटरमाइन द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेक द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ विड्रॉवल। छोड़ करके चले जाओ, बोलो जयराम जी की नहीं ऑडिट करेंगे विड्रॉवल। अगर विड्रॉवल इज पॉसिबल तो ADT 3 साइन करो, 140 के तहत रेजिग्नेशन ले लो। बट अगर विड्रॉवल इज नॉट पॉसिबल
तो फिर आपको यहाँ पे ओपिनियन देना पड़ेगा मॉडिफाइंग योर रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एज अ पार्ट ऑफ लिस्टिंग प्रोसेस मेसर्स प्राड लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड एंड इशूड अ प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक। ठीक है, द टॉप एग्जीक्यूटिव्स थॉट दैट a pending litigations against the company may affect the demand for share application. ड्यू टू दिस बोलता है कि कंपनी के खिलाफ में जो केस चालू है ना, उसके वजह से हो सकता है हमारे आईपीओ कोई भरे ना, हमारा हम लोगों को जो एप्लीकेशन मनी चाहिए वो ना मिले। तो ड्यू टू दिस उन्होंने वो फैक्ट बताया नहीं कि हमारे खिलाफ कोई केस चालू है। मिस्टर के, हु वॉज वेल अवेयर अबाउट दिस मैटर, हैज ऑथोराइज्ड हिमसेल्फ to be named in the prospectus as a director. However, Mr. K was little reluctant, थोड़ा सा डर लगने लगा. So he informed and agreed that he shall become search director after the interval of some time. बोलता है कि अभी मैं डायरेक्टर नहीं बनता हूँ, थोड़ा शांत होने देते हैं मैटर को, उसके बाद मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ. Unfortunately, after a few days, this matter got leaked. Unfortunately क्या? Fortunately. Unfortunately, this matter got leaked. Several subscribers sustained huge losses. Mr. K is now defending himself कि अरे मैं तो थोड़ी डायरेक्टर था, ऐसा कैसा, बोलो. मिस्टर के विल बी हेल्ड लायबल. हम लोग क्या बोलते हैं, एवरी पर्सन हु ऑथराइजेस हिमसेल्फ टू बी नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस. यहाँ पे हम लोग सेक्शन नंबर 35 के बारे में उल्लेख करेंगे और बोलेंगे सबकी लायबिलिटी आएगी. 35 के बारे में उल्लेख करेंगे और बोलेंगे भाई साहब सबकी लायबिलिटी आ जाए. ठीक है, और 447 की पेनल्टी समझा करके आएंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. हम लोग उसको बोलेंगे कि 35 के नीचे, अगर आपको याद है मैंने आपको समझाया था कि इंटेंशन टू डिफ्रॉड आता है तो भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी 447 लग जाएगा, क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगी. तो अगेन दिस इज इंक्लूजन ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी. डन डन डन. सो गाइस, हियर यू कंप्लीट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ रिगार्ड्स टू लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, एंड यहाँ पे ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त होता है.